नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार ने यानी मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में नई शिक्षा नीति क्या है और जो पुरानी शिक्षा नीति है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये समझना काफ़ी आवश्यक है क्योंकि हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान में या फिर आगे हमारे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। 34 वर्ष बाद यानी कि 1986 में राजीव गांधी के समय में नई शिक्षा नीति लागू की गई थी जो वर्तमान में अभी चल रही थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने उस शिक्षा नीति को ख़त्म कर दिया है और उसकी जगह पे नई शिक्षा नीति 2020 की मंजूरी दे दी गई है। यानी कि 34 वर्ष के बाद शिक्षा नीति में फिर से बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शिक्षा नीति है 2020, यह इसके लिए सरकार ने एक समिति गठित की थी। उसका नाम है के कस्तूरीरंगन समिति, यानी कि के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और इसी समिति की सिफारिशों के बाद ये नई शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 किसके सिफारिशों पर लागू की गई है। तो के कस्तूरीरंगन के समिति की सिफारिशों पर इसे लागू किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जो एचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसके जो मंत्री हैं वे हैं हमारे जो मंत्री है वे रमेश पोखरियाल निशंक है, यानी कि एचआरडी जो मंत्री है हमारे वे रमेश पोखरियाल निशंक है और एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या है। अब तक जो स्कूलिंग जो शिक्षा में जो हमारा फॉर्मेट था वह 10+2 का फॉर्मेट था, यानी कि 10+2 आप समझ रहे हैं कि पहली कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक और उसके बाद से 11th और 12th, यानी कि जिसे हम 10+2 फॉर्मेट कहते हैं। तो इसको सरकार ने अब समाप्त कर दिया है और उसके जगह पे देखिए 5+3+3 फॉर्मेट लागू किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये 5+3+3+4 फॉर्मेट क्या है। 10+2 फॉर्मेट क्या है आप जानते हैं, पहली से 10वीं कक्षा तक, उसके बाद से 11th और 12th। तो आइए देखते हैं कि ये नया जो फॉर्मेट है 5+3+3+4 ये क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो स्कूलिंग शिक्षा है नर्सरी से लेकर 12th तक की बात करें तो उसको 4 फॉर्मेट में 4 टर्म में बांट दिया गया है। पहला आपका है 5 वर्ष। तो देखते हैं सबसे पहले 5 वर्ष की क्या है। तो दोस्तों पहले 5 वर्ष की जो पढ़ाई है उसे फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा और इस 5 वर्षों में देखिए क्या क्या है। तो देखिए इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष होंगे, यानी कि आप समझ सकते हैं। अगर हम बात करें तो जो नर्सरी होता है उसके बाद से आपका जो केजी होता है, एलकेजी, फिर आपका यूकेजी, ये जो 3 क्लासेज है नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, उसको यहाँ पे एक तरह से प्री प्राइमरी कहा गया है और ये आपके 3 वर्ष के हैं, एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी। इसके बाद पहली कक्षा आएगी, फर्स्ट क्लास जो कि 1 साल का होगा और फिर आपका सेकेंड क्लास जो कि आपका 1 वर्ष का होगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्री प्राइमरी के 3 वर्ष, फिर पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, यानी कि कुल 5 वर्ष यहाँ पे इसको फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा। और इस 5 वर्षों में पढ़ाई कैसे होगी तो देखिए यहाँ पे कि एनसीईआरटी के द्वारा तैयार करिकुलम पर छात्रों की जो मजबूत नींव है उसे मजबूत किया जाएगा। और इस 5 वर्षों में यानी कि एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी प्रथम और द्वितीय कक्षा में खेल कूद एवं अन्य एक्स्ट्रा गतिविधियों के सहारे पढ़ाई कराया जाएगा। और एक तरह से यहाँ पे देखिए तो जो किताबों का बोझ होता है, आप देखते होंगे कि काफ़ी छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके बैग किताबों से भरे होते हैं, तो किताबों का बोझ इसमें नहीं होगा, यानी किताबें यहाँ पे न के बराबर होंगी। नर्सरी से लेके दूसरी कक्षा तक कोई बुक नहीं होगा और जो एक्स्ट्रा गतिविधियाँ होती हैं खेल कूद के माध्यम से, फिगर के माध्यम से बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा। तो अब देखते हैं, आपने समझ लिया 5। अब देखते हैं कि 5+3 में 3 क्या है। तो अगला जो 3 साल का जो शिक्षा है देखिए यहाँ पे उसे हम प्राइमरी कह सकते हैं। तो अगले 3 साल में देखिए तीसरी कक्षा, यहाँ पे दूसरी कक्षा तक यहाँ हो गया था, अब तीसरी कक्षा जो कि 1 साल का होगा, फिर चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा, ये आपका 1-1 वर्ष का है, तो ये आपका हो गया 3 वर्ष। तो तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा में देखिए विज्ञान, कला, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाया जाएगा। तो ये हो गया आपका 5+3। अब देखते हैं फिर +3 है, इसमें क्या है। तो अगले 3 साल के लिए जिसे हम मिडिल स्टेज कह सकते हैं,
जो अगला 3 साल है, 5वीं कक्षा के बाद जो अगला 3 साल है, यानी कि 6th क्लास, 7th और 8th, ये जो तीनों क्लास हैं 6, 7 और 8 एक एक वर्ष का है, यानी कि कुल 3 वर्ष हो गए। तो इसे मिडिल स्टेज कहेंगे। और इस 3 क्लास में यानी 3 वर्षों में निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पे पढ़ाई होगी। इसका एक अलग सिलेबस होगा, सिलेबस एनसीईआरटी तैयार करेगा और उस सिलेबस के अनुसार इसकी पढ़ाई होगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो आपका फाउंडेशन स्टेज है 5 वर्ष, इसमें नर्सरी, केजी, यूकेजी और फर्स्ट और सेकेंड क्लास है। फिर आपका जो +3 है यहाँ पे तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास है। फिर आपका जो +3 है इसमें 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास की बात की गई है। अब देखते हैं यहाँ पे +4 क्या है। तो देखिए जो अगला 4 साल है, यानी कि 8वीं के बाद जो 9वीं कक्षा है वो 1 वर्ष का होगा, फिर 10वीं कक्षा 1 वर्ष का होगा, फिर 11th 1 वर्ष का होगा, फिर आपका 12th भी आपका 1 वर्ष का होगा। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि 4 साल में ये जो 9वीं से जो 12वीं तक की जो परीक्षा होगी वह सेमेस्टर वाइज होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जिस प्रकार से इंजीनियरिंग में या फिर हायर एजुकेशन में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की जो एग्ज़ाम होंगे वे सेमेस्टर वाइज होंगे। और यहाँ पे देखें तो एक जो सेमेस्टर होगा 6 माह का होगा, यानी कि 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है सामान्यतः। तो एक सेमेस्टर 6 माह का होगा, यानी कि जो 9वीं कक्षा है वह 2 सेमेस्टर का होगा, 1 साल यानी कि 2 सेमेस्टर 6-6 महीने का। ठीक उसी प्रकार 10वीं क्लास भी 1 वर्ष का, यानी कि इसमें भी 2 सेमेस्टर होंगे, 11th में भी 2 सेमेस्टर और आपके 12th में भी 2 सेमेस्टर होंगे, यानी कि प्रत्येक 6-6 माह पे सेमेस्टर का एग्जाम होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक की परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज होंगी। तो ये बदलाव किया गया है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें अन्य भी और क्या बदलाव किए गए हैं। तो नई शिक्षा नीति में जो अन्य बदलाव किए गए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो अभी तक जो सिस्टम चल रहा था उसमें 3 प्रकार की स्ट्रीम होती थी, संकाय होती थी, जिसे आप देखते हैं कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो कोई छात्र आर्ट्स का है तो वह साइंस नहीं पढ़ सकता है, साइंस का है तो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता है। लेकिन अब ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ये संकाय अब हटा दिए गए हैं कह सकते हैं। यानी कि अब छात्र कोई भी विषय ले सकते हैं। यानी कि अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है और वह जीव विज्ञान पढ़ना चाहता है तो वह जीव विज्ञान अपने सब्जेक्ट में ले सकता है, या फिर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है और हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो हिस्ट्री पढ़ सकता है, या कोई साइंस का स्टूडेंट है और वह ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है या फिर हिंदी पढ़ना चाहता है तो वह विषय ले सकता है। यानी कि अब कोई संकाय ऐसा नहीं है, छात्र कोई भी विषय ले सकते हैं। कोई अकाउंट चाहता है पढ़ना, साइंस का स्टूडेंट है अकाउंट पढ़ सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट है तो हिस्ट्री पढ़ सकता है। तो इस तरह की बात अब की गई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें जो 5th क्लास तक की पढ़ाई होगी, यानी कि यहाँ पे देखिए 5+3 यानी कि जो है जो पहले 5 वर्ष है प्री प्राइमरी और पहली, दूसरी और फिर आपका तीसरी, चौथी, 5वीं, यहाँ तक की जो पढ़ाई होगी वह स्थानीय भाषा में होगी या फिर मातृभाषा में होगी। यानी कि इंग्लिश मीडियम वाली कोई यह बात नहीं है। जो नर्सरी से लेकर जो 5वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई होगी, यानी कि 5+3 जो स्टेज है यह लोकल लैंग्वेज होगा आपका। जैसे कोई गुजराती है, गुजरात में है तो गुजराती में पढ़ सकता है, महाराष्ट्र में है तो मराठी में पढ़ सकता है। यानी कि लोकल जो भाषा होगी और या फिर जो मातृभाषा हमारी हिंदी है तो उसी में होगी। यानी कि 5th क्लास तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा या फिर मातृभाषा में होगी। इंग्लिश मीडियम जैसी कोई बाध्यता अब नहीं रहे। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि अगली बदलाव क्या किया गया है। जो 6th क्लास है, यानी कि 6ठी क्लास के बाद से, यहाँ से 6ठी क्लास के बाद से छात्र इंटर्नशिप कर सकेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर कोई छात्र का किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और वो उस पर रिसर्च करना चाहता है, उस पर कुछ अलग करना चाहता है, तो वह 6ठी क्लास के बाद से किसी फैक्ट्री में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी संस्था में जाके उस विषय पे इंटर्नशिप कर सकता है। इसके अलावा 6ठी क्लास से उसको कंप्यूटर कोडिंग की जानकारी भी दी जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चीन में ऐसा होता है कि प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग की जानकारी दी जाती है। तो अब भारत में भी 6ठी क्लास के बाद से बच्चे इंटर्नशिप कर सकेंगे और कंप्यूटर कोडिंग भी कर सकेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रेजुएशन का। तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई में देखिए पहले अभी तक था कि आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं और 1 साल बाद अगर आप छोड़ देते हैं, 2 साल बाद छोड़ देते हैं तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती है, पूरा आपको बर्बाद हो जाता है। किसी कारणवश ऐसे आदमी 4 साल का जो स्नातक होता है उसमें अगर आप 2 साल बीच में गैप कर दिए या किसी कारणवश आप आगे पढ़ाई नहीं कर पाएँ तो आपको पूरा ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अब ऐसी बात नहीं है, आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई को आप बीच में छोड़ सकते हैं, इससे आपको कोई लॉस नहीं होगा। आप अगर 1 साल की पढ़ाई करते हैं, अगर आप 1 वर्ष की पढ़ाई करते हैं और बीच में आप किसी कारण से पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको 1 वर्ष का भी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप 2 वर्ष की पढ़ाई करते हैं
और बीच में आप छोड़ देते हैं, फाइनल नहीं करते हैं, तो भी आपको 2 वर्ष के लिए डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर आप 3 वर्ष पढ़ाई करके ग्रेजुएशन को छोड़ देते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगा। और अगर आप पूरा फाइनली 4 साल की पढ़ाई कर लेते हैं, पूरा करते हैं, तो आपको डिग्री तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसी बीच में आप किसी और कोर्स को करना चाहते हैं, या फिर आपके घर में कोई बीमार हो गया, या फिर कोई भी ऐसी दुर्घटना हो गई, या फिर कोई भी ऐसी बात हो गई जिससे आप बीच में पढ़ाई ब्रेक कर सकते हैं, तो आप पढ़ाई को वहाँ पे रोक सकते हैं। फिर आपको उतने वर्ष का, आप 1 साल या 2 साल जो भी आप कोर्स किए हुए हैं उसका आपको डिग्री मिल जाएगा। और फिर आप चाहते हैं तो बाद में आके 2 साल बाद 3 साल बाद आके आप फिर वहाँ से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इससे आप ग्रेजुएशन को पढ़ाई को बीच में ही रोक कर आप किसी अन्य कोर्स को कर सकते हैं। फिर उस कोर्स को पूरा करने के बाद फिर वापस आप जो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई को वहाँ से दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है नई शिक्षा नीति में। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि ये नई शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। बहुत सारे छात्र हमें मैसेज या कॉल भी कर रहे थे, सर इस पर वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो इसकी मुख्य बातें हैं उसको यहाँ पे शामिल किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। यहाँ पे हम देखें तो अगर कॉलेज में आपको एडमिशन करना है तो ऐसा होता है कि आपके इंटर में 12th में काफ़ी कम मार्क्स हैं, तो इसकी वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा किसी बड़े कॉलेज में। तो उसके लिए एक यहाँ पे आपको कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CAT, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CAT आपको देना पड़ेगा। और CAT टेस्ट देने के बाद से इसमें अगर आप सफल होते हैं तो आप किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अब मार्क्स के आधार पे एडमिशन अगर आपका नहीं हो रहा है, आपका मार्क्स इंटर में कम है और आपका किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए उपाय क्या है कि आप CAT यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से किसी भी कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो दोस्तों ठीक है, यहाँ पे उम्मीद है आपको ये नई शिक्षा नीति का जो फॉर्मेट है 5+3+3+4 ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।